Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and we will do the most important questions of the chapter number 7 of the 10th class, that is control and coordination. First of all, subscribe the channel. The logo is given here, Science Side. Go and subscribe so that the videos will be in a particular playlist visible to you. Okay, so let's start the video. The first question is नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर। आपको बताना है एक गस्टेटरी रिसेप्टर के बारे में और वो कहाँ पे है। गस्टेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे है। ह्यूमन बींग्स में हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना, आपको पता है, हमने रिसेप्टर्स पढ़े हैं। ये रिसेप्टर्स गस्टेटरी हैं, ऑल्फैक्टरी हैं, इसके अलावा स्किन पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी यहाँ पूछा है आपको गस्टेटरी रिसेप्टर, तो एज अ नेम सजेस्ट इसके बीच में ही आंसर छुपा है। TAST मिसिंग है। टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो ढूंढने हैं हमें। आपको पता है टेस्ट के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है टंग के ऊपर, क्योंकि टंग के ऊपर क्या होते हैं, टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स है, दीज आर द रिसेप्टर्स। ठीक है, उनके पास रिसेप्टर्स है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड अब हमें बताना है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। एज द नेम सजेस्ट ऑल फैक्ट्री। अब थोड़ा सा हिंट ले सकते हो, फैक्ट्री से धुआं निकल और धुएं की स्मेल हमें बहुत आती है। तो ये जो स्मेल है इससे रिलेटेड हमारे पास जो नोज है उसके नेजल चैम्बर्स में हमारे पास होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। कहाँ? नोज के अंदर। तो ये दो रिसेप्टर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के पास हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। राइट ए एंड बी। आपको ये फ्लो चार्ट पूरा करना है जिसमें आपको बताना है डेंड्राइट से आगे क्या है, फिर उसके आगे क्या है, फिर एंड पॉइंट आ जाता है। तो ऑफ न्यूरॉन आपको यहाँ पे हिंट दे दिया कि आपको किसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये बात कर रहे हैं इस तरह से, आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहते हैं। उस नर्व सेल में यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक आपको दिख रही हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट के बाद ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज, सर्कल नहीं बनाना, सर्कल छोटा बना सकते हो बिकॉज दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी हैज अ न्यूक्लियस। तो दिस इज द सेंट्रल पोर्शन। ये जो बीच वाला एरिया है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी बोल दो या सोमा बोल दो या साइटोन बोल दो। दिस इज द साइटोन पोर्शन। आफ्टर दैट द देयर इज एक कंडक्शन चैनल है। ये कंडक्शन करने का काम कौन करता है? दिस इज एक्सॉन पार्ट। एंड आफ्टर एक्सॉन देयर इज एक्सॉन का एंडिंग आ जाता है, नर्व एंडिंग आ जाता है, एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल और दिस इज एंड पॉइंट ऑफ द न्यूरॉन। इसके बाद वो किसी दूसरे से लिंक करेगा विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स। ये किसी और की डेंड्राइट्स आ जाएगी, तो ये किसी और की जो डेंड्राइट है फिर वो एक्सॉन को आगे कंडक्ट करेगी। ये जो माइक्रोस्कोपिक छोटा सा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में जिससे इम्पल्स। अच्छा, आपको एक और बात बताती हूँ कि डेंड्राइट्स का रिसेप्टर्स के साथ कनेक्शन है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ होने वाला है, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इसके डेंड्राइट्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को। किस फॉर्म में? इम्पल्स की फॉर्म में कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन, एक्सॉन की तरफ उसको सेंड करते हैं। और अगर एक सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को वो आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, एक के कान से दूसरे, इस तरह से बातें करते हैं ना क्लास में हम चोरी चोरी, हम उसको बताना ऐसे करते हैं, है ना। तो बीच वाला बंदा जो एसोसिएशन का काम कर रहा है कि तीसरे बंदे को बात बतानी है, दैट एसोसिएटेड न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरन्यूरॉन। तो इम्पल्स जो जनरेट हुई है यहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन आपको इम्पल्स की, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जनरेट हुई है, वो ट्रांसफर हो रही है एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट की तरफ। बीच में ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है दिस इज नोन एज अ साइनैप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे केमिकल्स की फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो वो जो केमिकल्स अंदर यहाँ पे सिक्रीट होंगे उनको हम बोलते हैं न्यूरो, उनको बोलते हैं न्यूरो। ठीक है, ट्रांसमीटर। तो ये बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर में लिखा है गस्टेटरी रिसेप्टर
रिसेप्टर टेस्ट के लिए होते हैं, टेस्ट बड यानी कि टंग के प्रेजेंट के ऊपर प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके स्मेल के लिए होते हैं और नोज में नेसल चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लो चार्ट है उसमें ए पोर्शन आपका साइटोन है जो मैंने बना दिया है, एंड बी इज आपका एक्सॉन, उसके बाद उसका एक्सॉन टर्मिनल नर्व एंडिंग ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड, here it is written write the main function of the following। आपको सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन बताना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे कहाँ पे, सेंस ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। अब जैसे ही किसी गर्म चीज को हम टच करते हैं तो जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। द आउटर स्टिमुलस स्टिमुलाई इज प्रोवाइडेड बाय रिसेप्टर्स, उन्होंने स्टिमुलस प्रोवाइड करा। इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले किसको मिली, सेंसरी न्यूरॉन को मिली। सेंसरी ने इंफॉर्मेशन किसको दी, एसोसिएशन वाले एसोसिएटेड न्यूरॉन को। एसोसिएटेड न्यूरॉन को दूसरा नाम भी दिया है इंटर न्यूरॉन को, बीच में जो बंदा है इंटर न्यूरॉन। जैसे शादी करते हैं तो हम बोलते हैं ना विचौला आता है, वो लड़का और लड़की के बीच का रिश्ता करवाता है, दैट इज दिस वन, है ना, एसोसिएटेड न्यूरॉन। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ मोटर न्यूरॉन, है ना, मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, अब सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रिसीव करना। इसका जो डेंड्राइट होगा वो क्या करेगा, इसका डेंड्राइट ही तो फिर इस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक इम्पल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स को उसके डेंड्राइट से सेल बॉडी में भेजेगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में भेजेगा। एक्सॉन का काम है उस इम्पल्स को साइनैप्स से होते हुए इस न्यूरॉन तक पहुंचाना, इसके डेंड्राइट्स तक पहुंचाना। फिर इसका काम है, इसका काम है स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन के पास, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पास इस इंफॉर्मेशन को देना। एंड और फिर क्या करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर आपके जो न्यूरॉन है उनको बोलता है, मोटर न्यूरॉन्स को बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्रिएट होगा अगर कोई हॉटर चीज है, हॉटर ऑब्जेक्ट है जिसको टच करने वाले हैं, तो वी हैव टू क्या करना है, हाथ पीछे कर लेना है। अगर कोई कैक्टस जैसी चुभने वाली चीज है, वी हैव टू मूव अवर हैंड अवे, तब भी हाथ को पीछे हटा लेना है। तो ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। साथ में मैंने आंसर दे दिया है मोटर न्यूरॉन का। ये किसके ऊपर काम डालता है, ये काम डालता है भाई मसल सेल्स के ऊपर। यहाँ पे मसल सेल लिखना था मुझे, मसल सेल्स के ऊपर रिस्पॉन्स जो काम है वो छोड़ देता है कि अपने जो आपको कॉन्ट्रैक्शन करनी है या आपको कुछ रिस्पॉन्स शो करना है तो करिए फटाफट से अपना काम। तो मोटर न्यूरॉन ने इसको कहा, ये कौन है भाई, यहाँ पे भी आपका क्या है, रिस्पॉन्स मिलेगा। नाउ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में और क्रेनियम के बारे में, अब ये वाला हमारा रह गया क्वेश्चन, अभी मैं इसको रेस कर रही हूँ। क्रेनियम क्या होता है भाई, क्रेनियम इज नोन एज अ बोनी बॉक्स। ये आपका बोनी बॉक्स है, या ये आपका जो है क्या है, ये स्कल है। किसके ऊपर होता है स्कल, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर आपने देखा होगा कि हमारे पास होता है एक बोनी बॉक्स जो कि कवर करके रखता है हमारे किसको, ब्रेन को, ताकि उसको क्या हो भाई, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्रेनियम होता है, बोनी बॉक्स होता है, स्कल भी बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर दिया हमने स्कल से। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम स्पाइनल कोड को भी तो लेते हैं। स्पाइनल कोड इज ऑल्सो नोन एज आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसकी भी प्रोटेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रे जहां पे प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं भाई, वर्टिब्रे 33 हमारे पास वर्टिब्रे होते हैं ना, दैट विल प्रोटेक्ट। एक तो वो जो पीछे वाला हमारा बॉडी का वेट है उसको कैरी कर रहे हैं, फर्स्ट आप ये भी बोल सकते हो दैट इट कैरी द बॉडी वेट, बॉडी वेट को भी कैरी कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये भी बोन्स हैं, वर्टिब्रे यानी बैक बोन्स में जो बोन्स प्रेजेंट है ना, दीज आर नोन एज अ वर्टिब्रल कॉलम। अब हम आंसर देख लेते हैं, तो हमारा आंसर है सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, रिसीव करता है स्टिमुलस को थ्रू द डेंड्राइट्स के थ्रू, उसके बाद इम्पल्स क्रिएट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको पहुंचाता है इम्पल्स को, और फिर रिस्पॉन्स देने का काम करता है मोटर न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ दीज साइनैप्स विद द इंटर न्यूरॉन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट इंटर न्यूरॉन है, उनके साथ साइनैप्स बनाया, न्यूरो जो केमिकल है उसने इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पे पहुंचाया, दूसरे ने तीसरे को देना है, तीसरा बंदा ये तो यही है मोटर न्यूरॉन, है ना, द ट्रांसमिट इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वर्ड इफेक्टर। द वर्ड इज इफेक्टर, जो मसल्स हैं आपकी, जो ग्लैंड्स है, वहां पे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस का हमने पहुंचाना है ना, देना है। तो कैसे देंगे? इट इज विद द हेल्प ऑफ द मोटर न्यूरॉन, क्योंकि वो बोलता है मसल सेल्स को, इफेक्टर ऑर्गन को, भाई या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ या तो मूव अवे हो जाओ वहां से, लेटर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, और फिर रिस्पॉन्स मिल जाता है। उसके बाद क्रेनियम आया था, जिसको ब्रेन बॉक्स, बोनी बॉक्स भी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचा के रखता है किसको? ब्रेन को। नाउ देयर इज अ वर्टिब्रल कॉलम। आपका वर्टिब्रल कॉलम क्या है? मेजर फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करनी है, एंड कैरी द वेट ऑफ द अपर बॉडी, का जो वेट है वो कैरी करने का काम करता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, जो कि मैं बना चुकी हूँ। आपको सबसे पहले बनाने होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, एक्सॉन आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए स्पेस छोड़नी है आपने, दिस इज अ डेंड्राइट। आफ्टर दैट द एक्सॉन इज देयर, दिस इज अ सेल बॉडी, दीज आर डेंड्राइट्स, जिनका काम होता है रिसेप्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को रिसीव करना, और फिर ये जो सेल बॉडी है, ये जो साइटोन है, इसका काम होता है इम्पल्स को जनरेट करना। इम्पल्स इसने जनरेट की, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई। ये कौन सा पार्ट है भाई? दिस इज द एक्सॉन पार्ट। एक्सॉन के नीचे टर्मिनल्स होते हैं, ये एक्सॉन के टर्मिनल्स आगे नीचे, these are nerve ending और एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही ये पार्ट आता है तो ये रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स को, लो जी ये केमिकल्स आगे, दीज केमिकल्स आर नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है उस इम्पल्स को जो इन्होंने जनरेट की है उसको आगे दूसरे डेंड्राइट्स को ट्रांसफर करना, ये आगे दूसरे सेल के डेंड्राइट्स, ठीक है, ये इसका एक्सॉन आ गया, ये नेक्स्ट वाला आ गया आपका न्यूरॉन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये जो बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप है, दिस इज नोन एज अ साइनैप्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है साइनैप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सॉन, ये सब कुछ लेबलिंग भी कर दी, बता भी दिया फंक्शन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट? देखिए फोर ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट। फोर ब्रेन जो है, जिसमें सेरिब्रम आता है आपका, उसमें लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और उसमें इंटेलिजेंस, मेमोरी, और आपकी जितने ये सेंसरी ऑर्गन्स है ना, आईज, नोज, इनसे रिलेटेड आपके उसके पास सब कुछ है ना। तो इसलिए ये जो पार्ट है ना फोर ब्रेन, ये थिंकिंग वाला पार्ट है, ये याद रखना। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है सेरिबेलम, और ये है हाइंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। अभी मैं फटाफट से आंसर दिखाती हूँ। तो द आंसर इज, पहला तो ये स्ट्रक्चर आ गया, नर्व एंडिंग आ गई, एक्सोन आ गया, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है ये भी बता देती हूँ। आपके पास ये है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है, जो आपके सेल्स होते हैं ना वो इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं, और कवर कर लेते हैं तो हम बोलते हैं माइलिन शीथ की कवरिंग है ये, और बीच बीच में नहीं है, तो वहां पे जो एरिया एक्सॉन का दिख रहा है उसको नाम देते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। थोड़ा बहुत आई थिंक गोलमाल होगा स्पेलिंग में, आई थिंक नहीं होगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर ब्रेन, आपका जो सेरिब्रम है जिसमें, और उसके बाद सेरिब्रम तो द मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द फोर ब्रेन इज कवर्ड विद द सेरिब्रम ना, लेकिन कुछ हिस्सा डाइएनसेफेलॉन का भी होता है। डाइएनसेफेलॉन बेटा
जिसमें आप थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस पढ़ते हैं ना, वो है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो सीधे फोर ब्रेन लिख देना। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, फोर ब्रेन में ज्यादातर हिस्सा होता है सेरिब्रम का, और कुछ हिस्सा जो है वो होता है डाइएनसेफेलॉन का। डाइएनसेफेलॉन में होते क्या है, थैलेमस का नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा, वो इसके पास है। अच्छा, सेरिबेलम किसके लिए था, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द थ्री मेजर रीजन ऑफ द ब्रेन। तीन रीजन बताइए। तो फर्स्ट रीजन है फोर ब्रेन, सेकंड रीजन है आपके पास मिड ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन। अब तीनों के बताने हैं एक एक फंक्शन। फोर ब्रेन आपका थिंकिंग के लिए होता है, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस के लिए होता है, आपकी मेमोरी के लिए होता है, गुड मेमोरी। आपकी जो पुरानी बातें हैं, कई बार ऐसे होता है ना, हम कहीं से बचपन में गिर गए, मम्मा हमें याद है, मैं ऐसे हुआ था मेरे साथ, तो द मेमोरीज आर स्टोर्ड इन द दिस फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो है आपका किसके लिए होता है, मिड ब्रेन आपका एक तो स्लीप के लिए होता है, और कुछ कुछ आपकी विजुअल और हियरिंग से रिलेटेड, हियरिंग यहाँ भी आएगा, हियरिंग से रिलेटेड इनके पास सेंसेस होती हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम के पास तो आर्बोर विटे है, ट्री ऑफ लाइफ, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इस तरह से। सेरिबेलम जो है आपका पोस्चर को मेंटेन करने के लिए होता है, बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए होता है ना, कि बस में बैठे हैं तो ये ना हो बस कि जैसे ही ब्रेक लगे तो हम गिर ही जाएं आगे। तो हमारी बॉडी बैलेंस मेंटेन करके रखती है कि आपको इस तरीके से बैठना, आपको झटका ना लगे तो आपको अपने आप को संभालना है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम एंड द मेडुला, पॉन्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस मेडुला एंड पॉन्स। पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सेंटर है, यहाँ भी मेडुला के पास भी रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। ये किसके लिए होता है, वोलेंट्री एक्शंस के लिए, ये वोलेंट्री एक्शन के लिए होता है। और हाइंड ब्रेन इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। इनवोलेंट्री एक्शन जो बस में नहीं है, हमारे अपने आप ही हो जा रहे हैं, छींक मारते तो अपने आप ही हो जाती है, हम तो कुछ नहीं करते, हम नहीं बोलते छींक आजा 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 तो वो आ जाती है, हम नहीं बोलते कि खांसी बस तो आ, अपने आप ही कोई चीज ऐसी है बॉडी के अंदर, जो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप हो रही हैं, दीज आर नोन एज ए इनवोलेंट्री एक्शन। तो आपका जो इनवोलेंट्री एक्शन है, जैसे स्वेलो, जैसे वॉमिटिंग करना, इसको इरेज कर दें, जैसे वॉमिटिंग करना, जैसे स्नीजिंग, नीजिंग, कफिंग, कफिंग, तो ये सारी चीजें मेडुला करता है। सो दिस इज डन। चलते हैं, अभी मैं आपको आंसर तो दिखा दूं। ब्रेन के पास जो फोर ब्रेन है और डाइएनसेफेलॉन है, कंट्रोलिंग करता है थिंकिंग के लिए, टच, स्मेल, हियरिंग, मैंने कहा था ना कि ऊपर भी आएगा ये वाला हिस्सा। मिड ब्रेन जो है हेड, नेक, ट्रंक को एक तरह से उसके जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसके लिए होता है, विजुअल और ऑडिटरी, सुनने, हियरिंग मैंने कहा था ना, देखने और सुनने वाला काम दोनों तरफ है, स्टिमुलस को का रिस्पॉन्स देने के लिए मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। एंड हाइंड ब्रेन जो है उसके पास है पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, और ये जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। दोनों, पॉन्स के पास एक्सलेशन के लिए होता है और मेडुला के पास इनहेल करने के लिए होता है। हाँ जी, पॉन्स के पास जो है रेस्पिरेटरी सेंटर अगर देखें एक्सेलेशन से रिलेटेड है, इसके पास इनहेलेशन से रिलेटेड है, तो दोनों रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो सेरिबेलम है पोस्चर को, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और मेडुला आपका क्या करता है, ब्रीथिंग, स्वेलोइंग, हाँ लिखने लगी थी फिर लिखा नहीं, टूट गया मेरे से, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा करने में हेल्प करता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द ब्रेन प्रोटेक्टेड, किस तरह से। सबसे पहले तो बच्चे आपको पता ही है कि जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमारी आईज है, ये तो मैं स्केल्टन वाला सिस्टम बना रही हूँ, तो यहाँ पे दिस इज योर ब्रेन, है ना, दिस इज योर ब्रेन। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ये जो बोनी बॉक्स है ये प्रेजेंट है। बोनी बॉक्स को हम क्रेनियम भी कहते हैं, ठीक है, क्रेनियम आ गया सबसे पहले।
और इंजरी और शॉक के लिए। अब आपको लगता है सिर्फ ये वो नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, फिर तो टक्कर हो जाएगी उस दीवार के साथ, जरा दीवार के साथ सिर मार के देखो तो तुम्हें चोट लगेगी। तो हमें कोई सख्त चीज के साथ इस टिश्यू को वो क्या करना है, बीच में कुछ कुशन देना है, ताकि ये जो चोट है ये ना लगे ब्रेन को, ये जो सॉफ्ट टिश्यू है इसको ना लगे। तो हम एक जो कुशन प्रोवाइड करते हैं, दैट कुशन इज मेड ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती हैं भाई, मेनिंजेस 3 लेयर्स हैं। एक है हमारी शॉर्ट फॉर्म है डा, एक है हमारी ड्यूरा मैटर, ठीक है, एक है हमारी एरक्नॉइड, एंड तीसरी है हमारी पाया मैटर। तो ये 3 लेयर्स हैं जो क्या करती हैं, बचाती हैं हमें कुशन की तरह उस ब्रेन के टिश्यू को, सॉफ्ट जैसे टिश्यू को, और इस बोनी बॉक्स के बीच में टक्कर ना हो। बीच में एक फ्लूइड होता है बच्चे, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी एक कुशन की तरह प्रोटेक्शन देता है बच्चे। तो ये आपको मेनिंजेस याद रखनी है, आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड याद रखना है, आपको बाहर सबसे बाहर क्रेनियम याद रखना है, इन दोनों के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड याद रखना है। तो ये हमें शॉक से बचाता है, एकदम कोई किसी चीज का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ब्रेन को किसी चीज का शॉक ना लगे, झटका ना लगे, उस झटके से हमें बचाने के लिए हमारे पास होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेम द 2 पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स बताइए, जो कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चे। एक है सैरी, 2 ही बताने, ओके, सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा हम बता देते हैं फिर मेड्यूला, क्योंकि ये दोनों तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम हमारी बॉडी का पोस्चर और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, वो मेंटेन करके रखता है। दो वर्ड तो याद रखने ही है। मेड्यूला आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, यहाँ पे मेड्यूला के पास रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसके अलावा मेड्यूला के पास आपके इनवोलेंट्री एक्शंस, इनवोलेंट्री एक्शन वाला आपका जो है मेन काम है। इनवोलेंट्री एक्शन जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, ये सारा एरिया जो है वो इसके पास है, ये सारे सेंटर्स जो है ना वो इसके पास है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। सो लेट्स सी द आंसर। ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर मेनिंजेस की बात हुई है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हुई है बच्चे। तो मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कुशन और दूसरा शॉक जो है वो प्रिवेंट करते हैं। 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है हाइंड ब्रेन, इन्होंने भी मेडुला और सेरिबेलम को ही एक्सप्लेन करा है। ये देखिए पोस्चर, और ये वो सलाइवेशन, वॉमिटिंग, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द इनवोलेंट्री एक्शन, को कंट्रोल करने वाला कौन है। अब तो ये आप इसका आंसर दे सकते हो, इनवोलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला हाइंड ब्रेन है ना। कितनी बार रिपीट करेंगे, क्योंकि उसके पास जो मेड्यूला वाला पोर्शन है ना, उसका काम है कि हमारा जो स्नीजिंग है, कफिंग है, उसके सारे सबके सेंटर्स, वॉमिटिंग का सेंटर, ये सब इनवोलेंट्री एक्शन का सेंटर जो है, कंट्रोल सेंटर एक तरह से, वो उसके पास है, का काम है इन सब चीजों को करना। राइट द फंक्शन ऑफ द 2 रीजन ऑफ इट। तो 2 रीजन आपने बताने हैं किसके, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इनवोलेंट्री एक्शन। हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम और मेड्यूला, फिर से वही दोनों जो हैं, 2 रीजन के फंक्शन बताने थे। तो ये ऑलरेडी बच्चे हर बार बता ही रही हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 7th क्वेश्चन है आपका, स्टेट द फंक्शन ऑफ द, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द एनी 3 ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले तो ये बताइए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है भाई, किडनी का भी बताना मेरे को, ठीक है, अगर किसी को आता है तो। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, लिखो नर्व सेल लिखो, दोनों ही लिख देते हैं। नर्व सेल, नर्व सेल के पास क्या होते हैं भाई, इस तरह से लंबे लंबे से डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद उनके पास होती है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद उनके पास होता है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर मैं माइलिन शीट नहीं बना रही हूँ, आप बना देना, इस बार बना देते हैं। लो जी, ये आ गई माइलिन शीट, बीच बीच में होगी, बीच बीच में नहीं होगी, ठीक है, जहां जहां होगी वहां वहां तो लिख देंगे कि माइलिन शीट ने कवर किया है, जहां नहीं है वहां क्या प्रेजेंट होता है, नोड ऑफ रेनवियर,
ठीक है, ये क्या थे, डेंड्राइट। तो मैं बना भी रही हूँ, दिस इज सोमा और द सेल बॉडी और द साइटोन ही लिख देती हूँ। और लास्ट में इसके पास क्या आती हैं, ये आ गई एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग। तो ये आ गई नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से निकलने वाला क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर और द केमिकल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे आ गया न्यूरो ट्रांसमीटर। इसने क्या करना है, इस केमिकल को इम्पल्स जैसे ही जनरेट होती है ना डेंड्राइट से सेल बॉडी में पहुंचेगी, एक्सॉन में पहुंचेगी और इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर अगले वाले नर्व सेल्स तक जाएगी। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ Na3। तो इसका क्या फंक्शन है, इसने जो रिसेप्टर ऑर्गन है ना वहां से रिसीव किया क्या, स्टिमुलस, स्टिमुलाई रिसीव किया। जैसे ही रिसीव किया तो साइटोन का काम है इम्पल्स को जनरेट करना। इन्होंने इम्पल्स को जनरेट किया या यही जनरेट कर देगा डेंड्राइट, इसने तो उसको फिर ट्रांसफर करना है किसकी तरफ, एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन ने क्या करना है, एक कंडक्शन का काम करना है ना, कंडक्ट करेगा, इस नर्व इम्पल्स को आगे लेके जाएगा। ये नर्व इम्पल्स जैसे ही आगे जाएगी तो न्यूरो यानी इन केमिकल्स की फॉर्म में नेक्स्ट वाले जो डेंड्राइट्स हैं, जो नेक्स्ट वाला नर्व सेल है उसकी तरफ ट्रांसफर होगी। यही करता है ना, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, इफेक्टर ऑर्गन को बोलेगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए या रिस्पॉन्स शो करने के लिए अगेंस्ट दैट स्टिमुलस। ठीक है, तो दिस इज डन। ये देखिए सेल बॉडी, सेल बॉडी का फंक्शन, डेंड्राइट का, डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और उसके बाद स्टिमुलस रिसीव होके डेंड्राइट को, डेंड्राइट इज चेंज इनटू इम्पल्स। डेंड्राइट इज उसको, उस इंफॉर्मेशन को, जो स्टिमुलस है उसको इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं किसको, एक्सॉन को। उसका काम है कंडक्शन का, कंडक्ट करना इम्पल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन अवर बॉडी। बेटा जैसे स्किन है, मैंने कहा स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा जो नोज है उसके ऊपर जितने सेंस ऑर्गन है ना उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, कौन से वाले थे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेस्ट के लिए जो हमारे पास टंग है, टंग है उसके ऊपर हमारे पास होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर, टेटरी रिसेप्टर। तो ये जो अलग अलग रिसेप्टर्स है ना, इनका काम होता है जो स्टिमुलस है उसको, उसको उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसको पहुंचानी है, कि आउटर स्टिमुलस कुछ टच का या कुछ टेस्ट का, स्मेल का, जो स्टिमुलस है, जो आउटर स्टिमुलस है उसको किसकी तरफ पहुंचाना, सेंसरी न्यूरॉन को देना। कि सेंसरी न्यूरॉन को बताना कि कोई चीज आपकी टंग के ऊपर है, पता नहीं टेस्टी है नहीं है, आप मैसेज सेंड करिए ब्रेन को। इसलिए खाना खाते हैं तो फटाफट से बता देते हैं वाह क्या खाना बना है, आज तो जरा अच्छा नहीं बना है, ऐसे रिस्पॉन्स दे देते ना, क्यों, इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास। तो थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर द रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क। अगर ये काम ना करें तो जी काम ही बंद हो गया। अब आउटर स्टिमुलस का भी पता नहीं चल रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। सेंसरी न्यूरॉन कोई आउटर स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएंगे तो सोचो कि हमें किसी का टेस्ट नहीं आएगा, किसी की स्मेल नहीं आएगी, कोई चीज हमें टच कर लेगी, कोई गर्म चीज, कोई, बस सोच लो कि मतलब बॉडी काम नहीं करेगी, प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। तो आई थिंक आपको खुद से लिखना है, ये हार्म होगा, बहुत डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी अगर ये सेप्टस कहाँ प्रेजेंट है, ये मैंने सब आपको बता दिया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, क्या है, दिस इज वेरी वेरी, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले ये बात कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना बच्चे, वो है इनवोलेंट्री एक्शन। इनवोलेंट्री आपका अनकॉन्शियसली आपसे, अब कॉन्शियस की स्पेलिंग, कॉन्शियस 19-20 का फर्क होगा। ठीक है, इनवोलेंट्री आपके एक्शंस हैं, अनकॉन्शियसली आप उन चीजों को कर देते हो। ठीक है, जब एकदम से जो आपके बस में नहीं है ना चीजें, मतलब आप कंट्रोल, आप तब कर देते हो, आपसे हो जाती हैं फटाफट। तो दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना।
कुछ एक्शन आपने ऐसे कर दिया जिसमें आपकी हेल्प कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने में देरी लग जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड को फटाफट से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाते जाते टाइम लगेगा, इसके पास क्विकली हो जाता है काम। तो ये हेल्प करती है। अब स्टेप्स क्या है वो ही बच्चे, सबसे पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स के पास, वो जो आपका स्टिमुलस है या स्टिमुलाई है उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जैसे ही इसको रिसीव करते हैं तो ये इस रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन को किसको दे देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन किसको देता है फिर आगे, इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन किसको इंफॉर्मेशन देता है फिर, ये देगा स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन की। फटाफट से बताओ क्या करना है, वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू कनेक्शन बना देता है किसके साथ, मोटर न्यूरॉन के साथ। मोटर न्यूरॉन फिर किसको काम देंगे, वो बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन को। या तो इफेक्टर ऑर्गन कौन होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन है आपका जो पर्टिकुलर आपका मसल सेल्स है, या आपके जो ग्लैंड्स हैं, पर्टिकुलर ग्लैंड, उनको बोलेंगे या तो कोई सिक्रीशन ऐसी रिलीज करो, या तो मसल सेल्स को बोलेंगे कंट्रैक्ट हो जाओ और क्या शो करो, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करिए। ये काम होता है भाई इस पूरी प्रोसेस का। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपने लिखने हैं। अब देखिए आंसर, रिफ्लेक्स एक्शन अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाना। मैंने कहा ना आपकी बस की बात नहीं है, मतलब आप कंट्रोल, जैसे मैं फिंगर्स को मूव कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने ब्रेन को मैसेज दे रही हूँ कि मुझे फिंगर्स मूव करनी है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज को देख के मैं एकदम से, है मतलब इस रूम में जिसको देख के मैं एकदम से चिल्ला पड़ूँ या मेरे से उसको धक्का मार दूँ, इस तरह से कोई एनिमल अटैक हो जाए तो हम धक्का मार देते हैं उसको, कोई बैल पीछे पड़ जाए हम भागने लग पड़ते हैं, डॉगी पीछे पड़ जाए हम भागने लग पड़ते हैं, कोई होट पैन है उसको टच करते हैं फिंगर पीछे कर लेते हैं, है ना। तो जैसे वो, चलो छोड़ो अभी बातें नहीं। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स जो आपका मसल्स और ग्लैंड्स देते हैं टू द स्टिमुलस विच इज मॉनिटर्ड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हेल्प कर रही है। मैंने कहा था सबसे पहले होता क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन जो कि स्किन है स्टिमुलस को रिसीव करेगी और एक इम्पल्स को कंडक्ट करेगी, और सेंसरी ऑर्गन एक इम्पल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। सेंसरी ऑर्गन जो है कैरी करते हैं मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इम्पल्स, तो सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है। न्यूरॉन ऑफ द जो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन है ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन में। बीच में इंटर न्यूरॉन का नाम नहीं लिखा है जो कि इसी में प्रेजेंट है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करता है, इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि मसल सेल्स या जो ग्लैंड है उनको पुल बैक टू द ऑर्गन अवे फ्रॉम द हार्मफुल। अगर कोई हार्मफुल स्टिमुलस है तो लेग के लिए, अगर वो हार्मफुल है तो लेग को हम मूव अवे कर लेते हैं। तो दिस इज डन रिफ्लेक्स एक्शन। स्टेट द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच इज सीन इन द प्लांट्स। अब प्लांट्स की बारी आ गई भाई। प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट होती है, वन इज नोन एज अ नास्टिक मूवमेंट and the other is known as the ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक है तो चलो कोई नहीं, ये देख लेते हैं पहले। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। नास्टिक मूवमेंट में आप देखेंगे दीज आर नॉन डायरेक्शनल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और किस में है, मूसा में, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है भाई, टच मी नॉट, मुझे टच नहीं करो, टच मी नॉट, टच मी नॉट। तो टच मी नॉट वाला जो छुई मुई का पौधा होता है, जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो उसको जो लीव्स है वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड अप, या उसकी किसी स्टेम को आप टच करते हैं तो वो ऐसे से ऐसे गिर जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए वो है टर्गर प्रेशर की वजह से, ठीक है, इस वर्ड की वजह से, अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो दिस इज द नास्टिक मूवमेंट विच इज शोन बाय द टच मी नॉट प्लांट। दीज आर नॉन डायरेक्शनल। और ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ के साथ साथ नहीं होती, इनका लिंक ग्रोथ के साथ नहीं है। जब मैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रही हूँ ना, तो जो ग्रोथ है एंड जो मूवमेंट वाला जो आपका
प्लांट्स के अंदर इफेक्ट है वो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, ग्रोथ भी चल रही है तो उसके साथ साथ प्लांट की मूवमेंट भी हो रही है। ये इसके लिए एग्जाम्पल, इसके लिए डिफरेंट आप वो देखते हैं, आप फोटोट्रॉपिज्म देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म में पता क्या होता है कि जो प्लांट है ना उसमें हम देखते हैं कि एक ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है ऑक्सिन, वो शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये शूट है तो शूट की टिप पे यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा, तो दिस इज द सन। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस से प्लांट में ग्लूकोज बनता है, ग्रोथ होती है, तो ये जो ऑक्सिन है ना दिस इज द ग्रोथ हार्मोन। तो ये अवे फ्रॉम द सन की लाइट से अवे जो है यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑक्सिन की वजह से सेल की इलोंगेशन होती है, जो प्लांट की शूट है ना वहां पे ये प्रेजेंट है। इससे क्या होता है, सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना वो इलोंगेशन हिस्सा, इलोंगेशन शो करता है और इसकी तरफ बेंड होना शुरू हो जाता है। ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपका एग्जाम्पल भी पूछा था इन्होंने, मैंने मूवमेंट भी बता दी। ये डायरेक्शनल आपके वो होते हैं, डायरेक्शनल, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। और जो ग्रोथ है और जो मूवमेंट है वो लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से। तो अब देख लेते हैं हम प्रॉपरली आंसर। नास्टिक मूवमेंट आर द मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, के ऊपर डिपेंड नहीं है, लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से, नॉन डायरेक्शनल है और टर्गर चेंजेस की वजह से होता है। टर्गर पता क्या होता है आपका, जो आपका जो सेल्स होते हैं ना उनमें पानी फिल्ड होता है, वाटर फिल्ड होता है, तो टर्जिड होते हैं, टर्जिड यानी स्वोलन होते हैं। जैसे हम उनको टच करते हैं ना वो अपना पानी लूज कर देते हैं, जो सेल्स है ना वो टर्जिडिटी लूज कर देते हैं, तो वो फोल्ड अप हो जाते हैं, टर्जिडिटी लूज कर, ऐसा होता है। तो क्लोजिंग ऑफ द लीव इन रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलस इन द टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट यानी मिमोसा की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हीमोट्रॉपिज्म। तो ये जो ट्रॉपिज्म वर्ड है ये डायरेक्शनल है, वेरी स्लो है, जैसे जैसे मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट की बात करी है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के लिए फोटोट्रॉपिज्म जो है उसमें हम देखते हैं जो ऑक्सिन हार्मोन है जहां प्रेजेंट होगा उसके साथ साथ शूट की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, जिसके साथ मूवमेंट भी हो रही है प्लांट की और ग्रोथ भी हो रही है, दीज आर नोन एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, नाउ डिफाइन जियोट्रॉपिज्म। जियो इज रिलेटेड टू द अर्थ, इज रिलेटेड टू द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ जो अपनी ग्रोथ शो करे, ग्रोथ टुवर्ड द ग्रेविटी इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म। तो आपको पता है कि कोई भी प्लांट होता है कि जो नीचे रूट्स हैं, के आगे रूट्स, वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, तो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है यानी वो शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और आपको पता है कि जो शूट है इसके साथ ये इसके लीव्स लगे हैं, ठीक है, ये प्लांट है तो ये इसकी शूट है, इसकी ब्रांचेस हैं, इसके लीव्स हैं। तो जो शूट है उसकी ग्रोथ कहाँ आ रही है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, दिस इज ऑपोजिट टू ग्रेविटी। तो अगर ऑपोजिट टू द ग्रेविटी है तो इसका मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने लेबल डायग्राम मैंने बना दिया, आपको बता भी दिया, रूट्स ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ ग्रोथ शो करते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। Geotropism refer to the upward and downward movement of the growth of the shoot and the root respectively, response to the pull of earth or the gravity के response में। If the plant move in the direction of the gravity, positive geotropism, जैसे कि roots में, और shoots जो है negatively geotropic होते हैं, roots जो है positively geotropic होते हैं। और डायग्राम है ये रहा, ये देखिए रूट्स, इसको बेंड भी कर दिया ना इस गमले को, तब भी रूट्स नीचे की तरफ और शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर। Now the next question is define phototropism. As the name suggests, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट की तरफ जो है वो मूवमेंट होना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है, मूवमेंट। क्या हो गया भाई, फोटोट्रॉपिज्म आपका होता है ना, लाइट की तरफ। यूजुअली सारे प्लांट्स लाइट की तरफ ही ग्रोथ कर रहे होते हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो बनाया, शूट जो है वो ग्रो करता है लाइट की तरफ,
आप किसी ऐसे कमरे में जो इंडोर इंडोर प्लांट तो नहीं, कोई प्लांट रख दो, आप देखेंगे विंडो जहां से लाइट का सोर्स आ रहा होगा ना, शूट उस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो मूवमेंट भी हो रही है, पौधे की ग्रोथ भी हो रही है, दोनों फैक्टर एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं जब हम इसकी बात करते हैं। हम ट्रॉपिक मूवमेंट, अच्छा मैंने कहा था मैं स्पेलिंग बताऊंगी, ट्रॉपिक ही है ना। तो दैट इज नोन एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। और क्या है, ग्रोथ हो रही है लाइट की तरफ, तो हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल, तो प्लांट हार्मोन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सिन। मैंने आपको कहा कि जो भी प्लांट होता है ना, उसकी जो शूट्स होती है वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा, जहां ऑक्सिन प्रेजेंट है वहां पे जो सेल्स हैं वो इलोंगेशन शो करते हैं, एंड इट इज डन टुवर्ड द लाइट, और लाइट के अकॉर्डिंग वो इस तरह से शो करते हैं। तो ऑक्सिन वहां पे ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है, ये भी बता दिया। क्या रह गया, हाँ, रूट जो है वो क्या शो करते हैं, रूट तो अवे फ्रॉम द लाइट, धरती के नीचे 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 ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। और जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। नाउ द नेक्स्ट इज, ये देखिए, फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। शूट्स जो हैं वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, और जो रूट्स हैं अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो कर रही हैं तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट स्टेम इज कॉज्ड बाय द ऑक्सिन, जो ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन सेल इलोंगेशन कॉज करता है, कॉज द ग्रोथ ऑफ द स्टेम टुवर्ड द लाइट स्टिमुलस, और इस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है स्टेम की टुवर्ड द लाइट। ठीक है, डन 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 हो गया। तो 13 क्वेश्चन है, फाइटो हॉर्मोन्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट की ग्रोथ भी करवाते हैं और प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट भी करते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स कहलाते हैं वो, फाइटो हॉर्मोन्स कहलाते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स तो नहीं, 5 टाइप्स तो मैं बोलूंगी। एक है ऑक्सिन, मैंने कहा था ऑक्स से याद रखना, एक ऑक्स है जिसके बड़े बड़े सींग हैं, इसको क्यों याद रखना है भाई, हमने ऑक्स को देखना, ऑक्स का ठीक, कोई गुस्सा आ जाएगा। तो इसके ये जो हॉर्न्स हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक को ही आप देखें तो ये शूट की तरह है, दिस शूट हैज ऑक्सिन, और यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है सन के तरफ, लाइट की तरफ जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है, क्योंकि सेल की इलोंगेशन हो जाती है इसकी वजह से। तो ये स्टेम की ग्रोथ कर रहा है भाई, ये प्लांट की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो मैं ग्रोथ वाले बता रही हूँ। ग्रोथ के लिए ऑक्सिन बता दिया। सेकंड वन इज गिबरलिन, गिबरलिक एसिड, गिबरलिन स्पेलिंग में झूलमाल ना हो। हाँ जी, गब्बर ना, जब गब्बर की बात करते तो क्या होता है, नींद टूट जाती है भाई हमारी, मैं यही लिख रही हूँ, है ना। तो जो स्लीप है ना, ये भी मैंने बताया था ना, जो स्लीप है उस स्लीप ऑफ द सीड इज नोन एज डोरमेंसी ऑफ द सीड। सीड डोरमेंट है, डोरमेंसी वाली कंडीशन। तो ये जो डोरमेंसी है इट इज रिलेटेड टू द वर्ड स्लीप। सीड सोया है तो इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम, सीड की डोरमेंसी, नींद टूटेगी तभी तो वो ग्रोथ करेगा ना भाई, नए प्लांट बनाएगा ना। तो दिस इज द ग्रोथ हार्मोन जिबरलिन, या गिबरलिन कई इस तरह से बोलते हैं, गिबरलिक एसिड। नाउ द थर्ड वन इज साइटोकाइनिन, एज द नेम सजेस्ट साइटो वर्ड सेल्स की डिवीजन से रिलेटेड होता है। तो जब भी इस ग्रोथ हार्मोन को यूज करते हैं ना, सेल्स में डिवीजन शुरू हो जाती है, तो उस डिवीजन, वो डिवीजन बहुत अच्छी है क्योंकि जितना ज्यादा सेल डिवाइड करेगा उतना ज्यादा तो प्लांट का ग्रोथ होगा, इलोंगेशन होगी। ठीक है, तो ये 3 आगे ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा हमारे पास होता है इथाइलिन। अब देखो नाम ही केमिकल है बच्चे, तो जिसका नाम ही केमिकल है तो उसको पक्का, मैं इस तरह से याद रखती हूँ, उसको पक्का किसी एप्पल के ऊपर हमने लगा के रखा है। क्यों लगाया है, ताकि ये जल्दी से इसकी राइपनिंग हो जाए, ये पक जाए। तो सेब को पकाना है तो इथाइलिन जो केमिकल है वो डाल दो इसके ऊपर,
इसके अलावा ये एब्सिशन ऑफ द लीफ करता है, यानी पत्तों का जो पक जाना और फिर उनकी विल्टिंग हो जाना, झड़ जाना, पेड़ से झड़ जाना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। ये रेगुलेट करता है भाई ग्रोथ को, इसका मतलब। इसके अलावा हमारे पास होता है एब्सिसिक एसिड, इसके स्पेलिंग में तो पक्का झूल एसिड। चलो देख लेते हैं स्पेलिंग। एब्सिशन करता है, ये एब्सिशन करता है। एब्सिशन यही कि जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, वो पक जाएंगी, है ना, उनका टाइम जो है विल्टिंग हो जाएगी, यानी पेड़ों से झड़ जाएंगे पत्ते, और स्टेम बूढ़ी हो जाएगी तो वो भी टूट जाएगी। इस तरह से एब्सिशन करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डोरमेंसी क्रिएट करते हैं सीड में, यानी उनको सुला देते हैं। डोरमेंसी ऑफ द सीड इज डन विद द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब हम देख लेते हैं अपना फाइटो हॉर्मोन्स जो है, केमिकल्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए और रेगुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हम प्रॉपर टेबल पढ़ते हैं। ऑक्सिन स्टेम इलोंगेशन करता है, रूट्स की ग्रोथ करता है, फ्रूट डेवलपमेंट करता है। गिबरलिंस जो होते हैं आपकी सीड और बड की जर्मिनेशन, बड आपकी जो बंद वाली कलियां होती हैं ना फ्लावर की, तो बोलते हैं बड, उनकी जर्मिनेशन यानी उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, खोल देते हैं बड को फ्लावर की फॉर्म में। स्टेम की इलोंगेशन, उनको बढ़ाते जाते हैं। क्यों, मैंने कहा डोरमेंसी सीड की खत्म कर दी, खत्म कर दी, गब्बर आ गया भाई, नींद से तो जाग जाएंगे सारे। तो ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द सीड, तो इलोंगेशन ऑब्वियसली होगी क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही सीड से शुरू हो रही है। और बड जब जर्मिनेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली सारी कहानी इसी पे बेस्ड है। साइटोकाइनिन सेल की डिवीजन हो रही है, जहाँ सेल की डिवीजन हो रही है वहां रूट की ग्रोथ हो रही है और जर्मिनेशन हो रही है ना, सीड की जर्मिनेशन। ठीक है। इथाइलिन एज अ नेम सजेस्ट, मैंने कहा केमिकल है, राइटनिंग में हेल्प करेगा, एब्सिशन में हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड है, इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, प्रमोट करेगा सीड डोरमेंसी, यानी सीड को ला देगा। सो द नेक्स्ट इज द 14th क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द प्लांट। देखिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे पास बॉडी में एक तो था नर्वस सिस्टम, और दूसरा था हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स यानी हॉर्मोन्स को ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोई भी हार्मफुल या यूजफुल पर्टिकुलर कंडीशन होगी, वहां भी ये ब्लड, ये अपना एक तरह से, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन को मैसेज, उसी तरह से इनका भी काम है किसी किसी सिचुएशन में। जैसे एड्रेनालिन है, वो फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहलाया जाता है। क्यों, वो क्या करता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीज होता है बॉडी में, अब तो भाग लो, अब तो नहीं बचोगे। तो ऐसी चीजें करने के लिए हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी में, जो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करेगा और हमें बचा ले। ठीक है, ये भी बॉडी को बचा लेते हैं। तो मेरी हिंदी आ गई। चलो, तो आपके पास क्या है, केमिकली कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हॉर्मोन्स पढ़ेंगे हम। इट इज एडवाइज टू यूज द आयोडाइज्ड सॉल्ट, हमें नमक में आयोडीन, क्या आपके नमक में आयोडीन है, तो आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड। गले में थायराइड ग्लैंड होते हैं ना हमारे प्रेजेंट, ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उनको रिलीज करते हैं, तो रिलीज में ये भी हेल्प कर रहे हैं। और आयोडीन अगर आपके सॉल्ट में ना हो तो आपको एक डिजीज हो जाता है ग्वाइटर। ग्वाइटर यहाँ पे ना स्वेलो, आपका स्वेलोइंग जैसी, स्वेलो सोलन सा पोषण आपको दिखने लग पड़ता है गले के बाद। ठीक है, क्योंकि आपके नमक में क्या नहीं था, आयोडीन नहीं था। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसने अपना काम जो है वो रिलीज होना बंद हो गया, प्रॉपर उसने काम करना बंद कर दिया, तो आपको डिजीज हो जाता है ग्वाइटर। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे गले में होते हैं, उनके लिए आयोडीन होना, नमक में आयोडीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इट इज एडवाइज टू यूज द आयोडाइज्ड सोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम।
Endocrine system consists of the glands which bring about the control by sending the chemical messenger. कौन है भाई chemical messenger? Hormones. Hormones secrete होते हैं blood में. Hormones target organ तक पहुंचते हैं और अपना एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटिंग वाला फंक्शन जो है वो शो करते हैं और ग्रोथ शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, फ्लाइट और फाइट यानी इमरजेंसी के टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं, तो इनका अपना काम. आयोडीन इज नेसेसरी बिकॉज फॉर द मेकिंग ऑफ मैं रिलीज बोल रही थी, फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विल कॉज, ये नहीं लिखा है, विल कॉज ग्वाइटर, आपको खुद याद रखना है. कॉज डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन की कमी होगी तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, आपको नहीं होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन 15, एन ओल्ड मैन इज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू टेक लेस शुगर. भाई कम चीनी खानी है आपने, अब आप चीनी नहीं खाएंगे, अब आप मीठा नहीं खाएंगे, अब आपने गुलाब जामुन छोड़ देने अपनी डाइट में. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस पर्सन को क्या हो गया भाई, डायबिटीज मेलिटस, गोलमाल ना हो नहीं, ठीक, डायबिटीज मेलिटस नाम की आपको एक बीमारी हो चुकी है. नेम द डिजीज, नाम तो मैंने बता दिया. मेंशन द हार्मोन विच इज ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ विच ही इज सफरिंग. तो ये डायबिटीज वाली बीमारी हुई क्यों है भाई, ये बताना है. और विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट दिस हार्मोन, और कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इस हार्मोन को रिलीज करता है. तो मैं कहाँ बनाऊँ, मेरे को जगह नहीं है, ये आगे जाना पड़ेगा. तो आंसर भी आ गया, मैं आपको बताती हूँ. पैनक्रियाज का नाम सुना है, जब हमने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करा था, न्यूट्रिशन करा था, तो तब आया था स्टमक. स्टमक के बाद मैंने नाम लिया था इस तरह से, पैनक्रियाज होते हैं हमारे पास. लीवर होता है ना, यहाँ लीवर से निकलती है एक डक्ट जो यहाँ पहुंचती है. जब लीवर का नाम लेते हैं तो हिपैटिक वर्ड मैंने कहा था यूज करते हैं. अच्छा, लीवर ने अपना बाइल, यहाँ बाइल क्या होता है बताना जरा मेरे को. और फिर दोनों की जो कॉमन एक डक्ट है वो किसके पास चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास रिलीज हो जाती है. मैं उसको नहीं बनाऊंगी. तो पैनक्रियास के पास ना अंदर एक इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते, ये जो मैं इस तरह से सेल्स बना रही हूँ, दीज आर ओनली 1%. इनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. आई ये रहा ISL, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये क्या काम करते हैं बेटा, ये ना इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं. भाई इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ना शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को. हम बहुत मीठा खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हेल्प कर रहा है इंसुलिन हार्मोन इसकी डाइजेशन में. ठीक है, इसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है इस ग्लूकोज को, और एनर्जी बना देता है. लेकिन ना जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है या जेनेटिकली हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो अपना काम करना बंद कर दे, उसका मतलब बॉडी में ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है ना, तब हम उस सिचुएशन को, उस बीमारी को नाम दे देते हैं डायबिटीज मेलिटस. तो डायबिटीज मेलिटस जो है, इट इज अ डिजीज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ शुगर और द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, है ना. जैसे ही आपको डायबिटीज होता है, आपको बेटा ये याद रखना है, ये जो पेनक्रियाज है ना, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, इसके पास अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स. बीटा सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन. और ये जो अल्फा सेल है ना, इसके पास होता है ग्लूकागोन. गॉन कि ब्लड में अगर ग्लूकोज की जरूरत है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फास्ट रखा है ना, फास्ट की कंडीशन में आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, तो ग्लूकोज ये देगा और कंट्रोल ये करेगा. दिस इज यूज टू कंट्रोल द शुगर लेवल एंड दिस इज यूज टू मेंटेन द शुगर लेवल. ठीक है, तो ये दोनों काम कर रहे हैं. उसके बाद अब हम देख लेते हैं ये है कहाँ, ये सारी बातें किसकी कर रही हूँ बेटा, मैं पैनक्रियाज की कर रही हूँ, पैनक्रियाज की. पैनक्रियाज के अंदर होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा और बीटा सेल्स, उसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ मैं. और ये कहाँ पे है, पैनक्रियाज के अंदर. ठीक है, ये बातें होगी. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला गया था नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट, हो गया, हो गया ना नहीं नहीं, ये कहाँ हुआ अभी,
ग्रोथ हार्मोन के बारे में बोला है, एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए जो ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द पर्सन, डेफिशिएंसी ऑफ, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा बच्चे? छोटा सा आंसर है। ग्रोथ हार्मोन जो है ना, उसको रिलीज करने वाला होता है पिट्यूटरी, विच इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड सबसे छोटा, लेकिन मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इसने सबको कंट्रोल करके रखा है। जैसे ऊपर से मैं 5-6 रस्सियां पकड़ लूँ और आगे किसी को पकड़ के रखा हो, कंट्रोल कर रही हूँ, तो मेरा हाथ, एक हाथ 5 लोगों को कंट्रोल कर ले। जैसे ऑफिस में एक बॉस होता है और बाकी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, तो बॉस कंट्रोल करके रखता है एम्प्लॉयज को। वैसे ही ये जो छोटा एक आपका ग्लैंड है, सबसे छोटा लेकिन मास्टर ग्लैंड, इसके पास होते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनकी सिक्रीशंस को भी ये कंट्रोल करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। अब बॉडी की ग्रोथ अगर तो लेस सिक्रेशन हो, यानी हाइपो कंडीशन हो, अब मेरे को लग रहा है यहाँ मैं तो मैं आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से बोलूं कि हाइपो वाली एक्टिविटी हो जाए, मतलब कम रिलीज हो, कम सिक्रेशन हो, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो, तो आपको ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बोनापन आ जाएगा बॉडी में। और अगर ज्यादा हो, हम बोलेंगे हाइपर कंडीशन होगी, अब ज्यादा होगा, तो गिग्नाटिज्म, क्या बोलते हैं, गिगैंटिज्म, गिगैंटिज्म वाला जो आपको बीमारी है वो हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हाइट आपकी बढ़ जाएगी। इसमें भी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो बोन्स है, मसल सेल्स है, उनकी ग्रोथ बहुत होते हैं ना। कई लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, बहुत लंबे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ड्वार्फ है, हमारे इंडिया में भी है जिनका नाम है। तो दिस इज डन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। This is the last question, I think. 16. Name the hormone which is required for the following. Also mention the name of the endocrine gland का नाम. Lowering of blood glucose. अगर आपको blood glucose कम करना है तो आपको इंसुलिन चाहिए। अगर आपको मेंटेन रखना है तो ग्लूकोगॉन चाहिए। तो इनको रिलीज कौन करता है, इनको सिक्रीट कौन करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी कौन सा पोर्शन? आई एस आना है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। या आपको ये नहीं नाम याद रहता, तो आप बीटा सेल्स लिख सकते हैं। बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प अस टू कंट्रोल द शुगर लेवल और द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज। हाँ जी, बता दिया। डेवलपमेंट ऑफ द, अच्छा मूछें और दाढ़ी की बात आ गई भाई। मेल्स में कौन करता है भाई, बताओ। ये हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी करा था। कौन सा हार्मोन है, कौन रिलीज करता है, बताओ जल्दी से। ये आपके लिए होमवर्क है, चलो, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। आपको मैं लिंक इसमें भी सेंड कर दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और जो आपका एक्सप्लेनेटरी वीडियो है रिप्रोडक्शन का, वो मैं कर चुकी हूँ। मैं ये आया था, तो आप बताना ये, ठीक है। नाउ द सी पोर्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, ये बताओ। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ताकि इन सारी चीजों को हम ब्रेक कर सके, इन सारी चीजों को ब्रेक कर सके और इन सारी चीजों को कन्वर्ट कर सके एनर्जी में। तो जो केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, टू ब्रेक दीज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड टू कन्वर्ट देम इनटू द एनर्जी इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म. Now, the metabolism of the carbohydrate, fat, and protein is done with the help of thyroxine, which is released by thyroid gland. Thyroid gland. Okay, so the answer is written here. You can check the answer. Okay, thank you, and please subscribe the channel. Okay, beta. Bye. जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी जल्दी।